जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आई.टी. टेक्निकल पावर स्टीव पर स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी जुम्मा क्लास चलिए हम रेलवे पीयूसी साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसका क्वेश्चन को शुरू करते हैं। राइबोसोम जो होता है बनते हैं, किससे बनते हैं राइबोसोम? वसा, लिपिड, प्रोटीन या स्टार्च। तो ये जो हमारा राइबोसोम होती है किससे बना होता है? तो राइबोसोम क्या क्या बनाते हैं? प्रोटीन। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? जीजे मेंडल, जोहान इमर्से पुरकिंजे, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म है वो दिया था पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य भी कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब है, जो कोशिका में जो भी अनावश्यक जो चीजें हैं या जो कोशिका खराब हो चुकी है, तो उन कोशिकाओं को खराब पचाकर कोशिका को साफ रखने का काम कौन करता है? तो वो काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है? इसको हम आत्मघाती थैली भी कहा जाता है इसको। तो ये जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उन सभी को पचाकर कोशिका को साफ रखने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकाओं को क्लांत भी करता है? यानी क्लांत का मतलब क्लीनिंग करने का काम हो गया। तो कोशिका साफ रखने का काम कौन करता है? लाइसोसोम ही करता है। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा, ये आप हमको यहाँ पर क्या निकालना है? जो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो निकालना है। पादप कोशिकाएं सामान्य जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आपको गलत स्टेटमेंट इसमें बताना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बताएगा? तो हमको पता है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका तो हम छोटी गिरती पाई जाती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि पादप कोशिका में वैक्यूल्स की जगह जो होती है वो बड़ी होती है, क्योंकि वहां पर जो जल का संचय करने के लिए ये कोशिकाएं पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पादप कोशिका स्वपोषी होती है, इसलिए इनमें वैक्यूल्स ज्यादा बड़े होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी आपका स्टेटमेंट बाकी सही है। पादप कोशिकाएं जो जंतु से बड़ी भी होती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन लवक जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। उसके अलावा पादप कोशिका हम कोशिका भित्ति नहीं, सेल वॉल की बात कर रहा है, जबकि जंतुओं में नहीं पाती। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है जो आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, देखिएगा। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? कौन सा तरल पदार्थ है जो आंतों से क्या करता है? जो अवशोषित वसा है, फैट को कौन अब्जॉर्ब करता है, और एक्स्ट्रा जो लिक्विड है उसको क्या करता है? अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाने का कार्य कौन करता है? ये आपसे पूछा गया है। तो प्लेटलेट्स, केशिकाएं, प्लाज्मा या लसिका। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होना चाहिए? तो लसिका जो होती है वही आंतों से क्या करती है? फैट वगैरह को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं, और ये कोशिका के भोजन का जो होता है आदान प्रदान कार्य भी यही करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लसिका जो होती है वही क्या करती है? आंतों से वसा वगैरह भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करती है, और जो अतिरिक्त द्रव है उससे कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाना, यानी रक्त में मिलाने का कार्य भी यही करता है लसिका। लसिका को हम, लसिका एक उत्तक भी होता है, द्रव्य उत्तक भी होता है, और रंगहीन द्रव भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे अर्धसूत्री विभाजन से पूछा गया है, कौन सत्य नहीं है? अर्धसूत्री दो चरणों में होता है। अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों का जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाता है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है।
तो स्टेटमेंट सही कौन सा नहीं है वो आपको निकालना देखिएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, ये आपको पता होगा। उसके अलावा जो अर्धसूत्री के दौरान जनक कोशों को 3 परिणामी कोशों में मिश्रित होता है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। उसके अलावा जनन ग्रंथि में अर्धसूत्र युग्म के उत्पादन के लिए होता है, यानी कि जनन ग्रंथियों में जो है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है जनन कोशिका में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और समसूत्री विभाजन जो होता है वो कायी कोशिका में पाया जाता है। कायी कोशिका यानी कि हमारे शरीर की जो भी बॉडी है उसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है, और जनन ग्रंथियों में जो पाया जाता है वो हमारा अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में बंट जाता है 2 भाग में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी जो है इसका स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसके सही है। गुणसूत्र संख्या दोगुनी नहीं होती, आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कोशिका को कोशिका मास्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या नाभिक? तो नाभिक जो होता है कोशिका का मास्टर कहलाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाभिक को हम क्या कहते हैं, कोशिका का मास्टर कहा जाता है, इसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी कोशिका में मौजूद कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो होता है आपका नाभिक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइबोसोम जो होता है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हरितलवक जो होता है उसमें आपके ये पादपम पाया जाता है। उसका माइटोकॉन्ड्रिया आपका कोशिका शक्ति ग्रह है। लाइसोसोम को हम आत्मघात थैली कहते हैं, इसको पाचन थैली भी कहा जाता है। इसमें कुछ पाचक रस पाए जाते हैं जो कि अवशिष्ट जो भी होते हैं उनको सभी को पचाने का कार्य करते हैं। तो आपका राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका में कौन सा पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम या राइबोसोम, किस किस कौन सा कोशिका सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है, ना कि जंतुओं में? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो पशु कोशिका में क्या पाया जाता है, सिर्फ लाइसोसोम पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका में आपका लाइसोसोम पाया जाता है, सिर्फ ये पशु कोशिका में पाया जाता है। अन्य जो पादप कोशिका उसमें नहीं पाया जाता है। उसके अलावा लवक जो होते हैं, लवक सिर्फ किसमें पाया जाता है, तो जो आपके पादप कोशिका होता है उसमें सिर्फ लवक पाया जाता है। और पशु कोशिका में सिर्फ पूछा जाए तो लाइसोसोम पाया जाता है, पादप में ऐसा नहीं होता। लाइसोसोम को महात्मा थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये भाई जो भी अनावश्यक पदार्थ जो होते हैं कोशिका अंदर उनको पचाने का कार्य करते हैं। उसके अलावा जो भोजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, जब शरीर में भोजन कमी होती है तो उसके अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन वगैरह उन सभी को पचाने का कार्य भी यही करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उम्मीद है सबको समझ में होगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो किस तरह का कोशिका विभाजन किया जाता है, केवल समसूत्री, केवल असूत्री, माइटोसिस, मियोसिस, दोनों न समसूत्री न अर्धसूत्री? तो समसूत्री विभाजन केवल कायी कोशिका में होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले जो क्वेश्चन आया था, पहले क्वेश्चन में आपको ऐसा सा क्वेश्चन था, उसमें जो जनन ग्रंथियों में जो था विभाजन, तो वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। और मैंने बताया कायी कोशिकाओं में जो होता है या शरीर में जो लगी जो चोट है, हाथ पैरों में जो लगी चोट है, उसमें केवल समसूत्री विभाजन ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ओस्टेसाइटिस, न्यूरॉन, लिम्फ कोशिका या क्रोमेटोफोसर? तो पशु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें तंत्रिका होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तंत्रिका सेल जो होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किसमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है, तो तंत्रिका जो कोशिका होता है, जो न्यूरॉन जो सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबी पूछ ले तो आपकी न्यूरॉन है, सबसे बड़ी पूछ ले तो भी आपकी न्यूरॉन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, यानी कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन सा है? जल, कार्बोहाइड्रेट, सेवाल या प्रोटीन?
तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने अणु होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा काफी अधिक मात्रा में रहते हैं, तो सेल में भी क्या होगा, सब सर्वाधिक मात्रा में जल ही होगा, क्योंकि सारी अभिक्रिया जो होती है जलीय माध्यम में होना संभव हो पाती है। इसलिए शरीर के लिए तभी तो कहता है कि जल काफी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कोशिका सिद्धांत इनमें से किस पर लागू नहीं होता, जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। तो विषाणु जो है आपका, या वायरस जो है, विषाणु को हम क्या बोलते हैं, वायरस, इस बात का ध्यान रखिएगा। वायरस में कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। वायरस में एक ऐसा गुण भी पाया जाता है कि जैसे ये अगर मान लीजिए सजीव है या निर्जीव है, जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल अवस्था में जैसे इसको रखा जाए तो ये निर्जीव की भांति कार्य करता है, तो इसमें कोई सेल डिवीजन वगैरह नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे ही किसी शरीर के अंदर या किसी जीव के अंदर ये प्रवेश करते तो इनका शरीर जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए सेल डिवीजन जो है या सेल सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी आपका वायरस ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पूछ ले आपको कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा होता है, वो भी आपका वायरस ही होता है। क्योंकि इनमें मैंने आपको बताया कि जैसे शरीर के अंदर किसी के अंदर या जीव के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये शरीर इनका एक्टिव हो जाता है, ये तब भी सजीव बन जाता है। बाकी नॉर्मल अवस्था में ये निर्जीव की बात कार्य करते हैं, इनमें कोई भी शरीर में क्रियाएं नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित करने वाला बताइए कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं बताइएगा। तो ये हो गई आपकी आत्महत्यक थैली। डीएनए किसमें पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस है। और डीएनए किसमें पाया जाता है, गुणसूत्रों में। भाई गुणसूत्रों में डीएनए होता है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है या जो भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, या जो जनन कोशिका होती है तो उसमें विभाजन होता है, तो इन सभी में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। वही अगली जो अगर बात का अगली जो है प्रजाति, उसी में ये गुण जाता है, तो डीएनए में जो है आपके गुणसूत्रों में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइएगा, लाइसोसोम। भाई पहले का सी किस में है, तो इन दोनों में। भाई इन दोनों में तो है, भाई पहले का सी इसमें, दूसरे का बी गुणसूत्र, तीसरा ए पावरस। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। सुमेलित मैंने कर ही दिया, लाइसोसोम को आत्महत्यक थैली कहते हैं। डीएनए किसमें पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पाउस हाउस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका पर्यात्मक जो है फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो कोशिका की फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण ध्यान रखिएगा आपका केंद्र करता है, इस बात का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। तो सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो मेटाफेज अवस्था जो होती है वो आपकी समसूत्री विभाजन की होती है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है मैंने आपको बता दिया। और सूत्री किसमें होता है, समसूत्री। ध्यान रखिए, अगर आपको पूछ ले कि समसूत्री विभाजन जो है कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो इस बात ध्यान रखिएगा। और सूत्री किसमें पाया जाता है, ये अगर पूछ ले आपसे तो आप क्या बताइएगा। तो अर्धसूत्री जो होता है वो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और समसूत्री पूरे शरीर में पाया जाता है, सिर्फ जनन कोशिकाओं छोड़कर। भाई जनन कोशिकाओं छोड़कर बाकी पूरे शरीर में जो भी है, कोई चोट लगना है या जो भी शरीर में जो भी क्रिया होनी है या जो भी सेल डिवीजन होना है, वो सभी समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो इस सेल डिवीजन जब होता है समसूत्री में, तो सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर यानी कि बीच में आ जाते हैं। वो मेटाफेज एक अवस्था होती है इसमें, तभी ये मध्य रेखा पर आते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। साइटोसोल, कोशिका द्रव्य या सेलुलोज या ग्लूकोज। तो पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेलुलोज से बनी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमको पूछ रखा है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक चीज इसमें सीखने को मिली, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज एक जटिल आपकी शर्करा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट मतलब एक तरह का शर्करा ही हो गया, है ना। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज, इस बात का ध्यान रखिएगा। जटिल शर्करा के अंतर्गत सेल्यूलोज आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो हरित लवक जो होता है, भाई पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है।
तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है? यही करता है हरित लोक में। अगर पूछ ले क्या पाया जाता है तो मैग्नीशियम पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हरित लोक में आपका मैग्नीशियम जो है अणु वो पाया जाता है, यही प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो अब देखिए ये जो मैंने बताया ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। हरित लोक यानी कि आपका होता है वो क्लोरोफिल। भाई क्लोरोफिल को हिंदी में हरित लोक बोलते हैं। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैंने पूछा है, जो मैंने चीज पहले बताई वही चीज आपको पूछ ली गई है। तो जो एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ उस चीजों को आप जरूर सुनिएगा जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ हर क्वेश्चन के लिए स्पेशल। जो चीजें बताता हूँ उन चीजों को जरूर सुनिएगा आप। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, निम्न में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में आपको पता है कि सिर्फ आपका लवक पाया जाता है। तो लवक किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। दोस्तों उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।